नमस्कार। बीकॉम पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट्स का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में अपन संक्रमणकालीन प्रावधानों के बारे में देखेंगे, जिसको हम ट्रांजिशनल प्रोविजंस कहते हैं। वास्तव में ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, ये अगर अपने समझने की बात करें तो ये वो प्रावधान हैं जो कि संक्रमण काल किससे संबंधित होते हैं। संक्रमण काल का यहाँ संबंध ये है कि जैसे किसी एक चीज से और दूसरे चीज के बीच में जब एंटर होते हैं तो वो जो बीच का समय होता है वो एक तरह से संक्रमण काल कहलाता है। जैसे यहाँ पर मतलब जैसे ट्रांजिशनल यानी ट्रांजिट में हो गए आप। जैसे पहले जीएसटी से पहले मान लीजिए किसी भी कानून के अंतर्गत कोई वेट में है, कोई सैन वेट में है ना, किसी पर जैसे सीएसटी लागू हो रहा था, किसी वेट लागू हो रहा था, किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत थे। और जैसे मान लीजिए कोई जो था सर्विस टैक्स के अंदर था वो पंजीकृत था, कोई सैन वेट में पंजीकृत था, कोई वेट में पंजीकृत था। तो अलग अलग तरीके के जो टैक्सों के लिए अलग अलग तरीके से वो रजिस्टर्ड थे, उनको जब वो अब जीएसटी कानून के अंतर्गत जब वो आ गए तो ऐसी स्थिति में पुराने वाले मामले में पुराने कानून के अनुसार थे और फिर वो नए कानून के अंतर्गत भी उनका पंजीकरण कराना पड़ा। तो ऐसी स्थिति को अपन ट्रांजिशनल फेज कहते हैं कि भाई जैसे किसी वर्तमान कानून के अंतर्गत कोई पंजीकृत व्यक्ति के लिए नए कानून के अंतर्गत पंजीयन की आवश्यकता हो जाए और फिर इसी के साथ साथ यदि पुराने कानून के अंतर्गत या हम जिसको वर्तमान कानून कहते हैं उस वर्तमान कानून के अंतर्गत या विद्यमान कानून के अंतर्गत उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को नए कानून के अंतर्गत समायोजित करने की जो बात होती है वो भी इस संक्रमणकालीन प्रावधान के अंतर्गत आती है। तो ये बात हुई इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि पुराने कानून से नए कानून में पंजीकरण की बात, और दूसरी बात ये हुई कि जो पुराने या विद्यमान कानून से जब नए कानून के अंतर्गत जो पुरानी जो आईटीसी है उसको उसका यूज करना है या उपयोग करने की बात, ये दोनों संक्रमणकालीन प्रावधान से रिलेटेड होती हैं। अब अपन आते हैं सेक्शन 139, क्योंकि इसमें जो संक्रमणकालीन प्रावधान है वो सेक्शन 139 और सेक्शन 140 के अंतर्गत डिफाइन किए हुए हैं। विशेष तौर से ये संक्रमण के प्रावधान इस बात पर बल देते हैं कि भाई जो आईटीसी होती है उसका किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब ये कहते हैं कि नियत तिथि को, ये 139(1) क्या कहती है कि यदि नियत तिथि को वर्तमान कानून में पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के अधीन अंतरिम पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब ये सेक्शन 139(1) क्या कहती है, सीधा सीधा इससे एक ही बात है कि भाई इसके अंतर्गत जो भी कोई व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति है, उस पंजीकृत व्यक्ति को जो कि पुराने कानून की विद्यमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत है, वो जब नए कानून के अंतर्गत उसका जो है वो एक तरह से कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन उसका अंतरिम जो है वो पंजीकरण आदेश जारी किया जाएगा। यानी अंतरिम इंटरिम पंजीकरण आदेश जारी किया जाता है नए कानून के अनुसार, ठीक है। और बाद में कुछ समय बाद में उसका अंतिम जो है वो रजिस्ट्रेशन, एक बार तो एक टेम्परेरी हो गया, एक तरह से वो टेम्परेरी एक तरह से अपन कह सकते हैं इंटरिम सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके बाद में अंतिम जो है वो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो भी निर्धारित कंडीशंस हैं, शर्तों के अधीन होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि भाई जब अंतिम प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ये देखा जाता है कि उसने निर्धारित कंडीशंस को पूरा किया है या नहीं किया। यदि उसने अपनी प्रिस्क्राइब्ड जो कंडीशंस है उनको पूरा नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो उसका जो अंतरिम आदेश था उसको भी निरस्त कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात हुई सेक्शन 139(1) के अंतर्गत। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये सीधी सी बात है कि सरकार द्वारा जो अंतिम जो प्रमाण पत्र पंजीयन का जारी किया जाएगा वो कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगा। और तीसरी बात जो 139 सबसेक्शन 3 की है वो ये होती है कि यदि वर्तमान जो कानून के अंतर्गत पंजीकृत जो व्यक्ति है वो ये दावा करता है कि वह धारा 22 और धारा 24 में पंजीकरण के लिए दायी नहीं है,
यानी ये जो धारा 22 और धारा 24 ये मान लो इससे संबंधित है कि भाई आपका जगह वर्तमान कानून से जब आप नए कानून में है तो आपका पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा आपको उसके नए कानून के अनुसार। लेकिन जब वो ये कहता है कि नहीं वो 22 और 24 के अंतर्गत वो उस दायरे में आता ही नहीं है या वो पंजीकरण कराने के लिए दायी नहीं है, तो फिर उसे उपधारा 1 के अंतर्गत अंतरिम प्रमाण पत्र जारी किया ही नहीं जाएगा। मतलब उसको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया हुआ मान लिया जाएगा कि भाई जब वो दायी नहीं है तो फिर वो उसको अंतरिम प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, या वो मान लिया जाएगा कि उसको अंतरिम प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये तो सेक्शन 139 की बात हुई। 3 बातें जो हैं वो इसके अंदर बता दी गई हैं कि भाई ये किस तरीके से जो है वो उसको प्रमाण पत्र लेने के बारे में है। ये मुख्य रूप से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेने के बारे में। अब बात ये हुई कि जो सेक्शन 140 है वो एक्चुअल में इनपुट क्रेडिट्स के बारे में है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके एडजस्टमेंट्स के बारे में सेक्शन 140 दी गई है। तो सेक्शन 140 की सब सेक्शन 1 क्या कहती है कि यदि वर्तमान कानून में पंजीकृत व्यक्ति अपनी वर्तमान कानून के अंतर्गत विवरणी में आगे लेगी सेनवेट को कर जमा को नए कानून की धारा 10 के विकल्पों के अलावा अन्य कोई विकल्प के अंतर्गत लेने का अधिकारी है, ठीक है, किंतु निम्न स्थिति में यह जमा स्वीकृत नहीं है। यानी एक बात इसमें एक तो बस स्पष्ट बात है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि वर्तमान कानून के अंतर्गत पंजीकृत है और अपने वर्तमान कानून के अंतर्गत विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट को, ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे मान लो पहले वाले कानून के अंतर्गत वो पंजीकृत है तो वो रिटर्न भी फाइल करेगा, और वो पंजीकृत है रिटर्न फाइल करेगा। ऐसी स्थिति में वो उस रिटर्न के अंदर जितनी सेनवेट उसकी यानी सेंट्रल जो वैल्यू एडेड टैक्स है जिसको अपन केंद्रीय कर बोलते हैं, इस सेनवेट को कर जमा को नए कानून जीएसटी की धारा 10 के विकल्प के अलावा अन्य विकल्प के अंतर्गत लेने का अधिकारी है। यानी सेक्शन 10 के अंतर्गत तो जैसे कंपोजिशन योजना हुई और लेकिन इसके अलावा जैसे सेक्शन 9 है वो नॉर्मल जीएसटी की होती है, तो वो कहते हैं कि सेक्शन 10 के अलावा अन्य कोई विकल्प को वो अपनाने का वो है तो वो उस सेनवेट को लेने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन नियमित परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकेगा, यानी उसको ये लेने का अधिकार नहीं होगा और उसको जमा स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। तो वो परिस्थितियां वही हैं जो कि भाई आप नए कानून के अंतर्गत अगर वो करमुक्त चीजों का व्यापार करता है या उसके अंदर वो स्वीकृत नहीं है कि वो नए कानून में अगर वो कर जमा उपलब्ध नहीं है तो इसमें भी नहीं होंगी। यदि उसने नियत तिथि से पूर्व की 6 माह की अवधि के भीतर उसने जो विवरणी जो है वो वर्तमान कानून के अंतर्गत विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं तो उसको जमा नहीं मिलेगी। बात यहां पर सेनवेट को आगे ले जाने की है, क्लियर। उस सेनवेट को आगे ले जाने का उसको अधिकार होगा अगर उसने सेक्शन 10 का यूज नहीं किया है यानी अल्टरनेट अप्लाई नहीं किया है तो वो सेनवेट को आगे ले जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि निम्न स्थिति में ऐसा नहीं कर सकेगा, और वो स्थिति में पहली तो ये है कि वो अगर मान लीजिए उस कानून के अंतर्गत ऐसी कर जमा उसको उपलब्ध ही नहीं है नए कानून में, तब फिर कहां से ले जाएगा। यदि उसने नियत तिथि से पहले की 6 महीने की विवरणियां उसने प्रस्तुत नहीं की हैं तो भी वो ऐसा नहीं कर सकेगा, और यदि उसने कर जमा सरकार द्वारा घोषित करमुक्त वस्तुओं के संबंध में है तो भी वो ऐसा नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये क्लियर 3 बाउंडेशन है जिनके अंतर्गत वो जो है वो ऐसा नहीं कर सकेगा। यानी अगर उसको नए कानून में वो कर जमा उपलब्ध नहीं है तो वो नहीं कर सकेगा, तुरंत पहले की 6 महीने की विवरणी उसने प्रस्तुत नहीं की है तो नहीं कर सकेगा, और यदि वो सरकार द्वारा घोषित करमुक्त वस्तुओं की आपूर्ति करता है तब भी वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ये तो सब सेक्शन 1 होगी। सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं 140 की कि धारा 10 के अलावा विकल्प अपनाने वाले कोई भी पंजीकृत जो व्यक्ति हैं वो यदि पूंजीगत सामान की नए उपयोगी की सेनवेट को, है ना, पूंजीगत सामान की नए उपयोगी को भी नए कानून के अंतर्गत क्रेडिट लेजर में उपयोग कर सकता है, ठीक बात है। वो तो जैसे मान लीजिए उसने ये कह दिया कि वो इनपुट्स के बारे में था या इस तरीके की बात थी तो वो था, लेकिन ये पूंजीगत सामान के बारे में बताता है। तो पूंजीगत सामान के बारे में भी यदि कोई सेनवेट है तो उसको वो जो नए उपयोगी सेनवेट को वो नए कानून के अंतर्गत अपने क्रेडिट लेजर में उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी नियत तिथि से पूर्व वाली विवरणी में ऐसे आगे उसे नहीं लाया गया हो। भाई जैसे इसमें ये बता दिया इनपुट्स के बारे में, तो जैसे बताया उसने कि वो आगे लाया हो, आगे लेकर के आया हो, लेकिन ये कहता है कि पूंजी के सामान के बारे में यदि वो आगे नहीं भी लाया गया है पूरे विवरणी में तो भी वो उसको ले सकता है। किंतु यदि इस क्रेडिट का उपयोग उसने वर्तमान और नए कानून में
अगर ये वर्जित है तो इसका उपयोग नहीं कर सकता। भाई ये तो है ही, जो वर्तमान कानून में भी वर्जित है और नए कानून में भी वर्जित है, तो फिर तो लाने का, चाहे वो आगे लाए नहीं लाए, इससे क्या मतलब हुआ? जो वर्जित है तो ले ही नहीं सकेगा। तो ये सेक्शन जो 141 थी वो तो एक तरह से इनपुट्स के बारे में थी, जिनके बारे में अपन ने बताया कि भाई वो इस तरीके से अगर आगे लेकर के आता है तो वो सैनवेट का उपयोग कर सकता है, और वो निर्धारित कंडीशन अपन ने बताई थी। लेकिन यदि इसके अलावा, जो धारा 10 के अलावा अन्य विकल्प अपनाने वाला कोई पंजीकृत व्यक्ति पूंजीगत सामान की भी नए उपयोग की सैनवेट को अगर वो चाहे आगे लाया है या नहीं लाया है तुरंत पूरक की विवरणी में, तो भी वो उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन यदि वो वर्तमान और नए कानून के अंतर्गत वर्जित है तो वो नहीं कर सकेगा ऐसा। अब सेक्शन 3 क्या कहती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जो वर्तमान कानून में पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत ये बहुत सी लंबी चौड़ी ये बातें दी गई हैं। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंतर्गत उसको पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। ठीक है, ये विभिन्न बातें ये कहती हैं। लेकिन देखिए बाद में क्या होता है, एक पंजीकृत व्यक्ति जो वर्तमान कानून में पंजीकरण के लिए दायी नहीं है, ठीक है, वर्तमान में उसको पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है वर्तमान कानून के अंतर्गत, मतलब जीएसटी से पहले वाले की, तो उसके लिए वो पंजीकरण के लिए दायी नहीं है। अथवा वो करमुक्त माल के निर्माण में लगा हुआ है तो भी उसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है नए कानून के हिसाब से। या वो करमुक्त सेवाएं दे रहा था तो भी एक तरह से वो उसकी जरूरत नहीं थी। और वो अधिसूचना संख्या 26/2012 का लाभ ले रहा था, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होता है। ये कोई अधिसूचना जारी है जिसके अंतर्गत उसको कोई इसका बेनिफिट मिलता है, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था। या वो प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का ट्रेडर है, फर्स्ट प्रथम स्टेज और सेकंड का व्यापारी था। अथवा वो रजिस्टर्ड इंपोर्टर था यानी पंजीकृत आयातकर्ता था। अथवा वो निर्माणकर्ता का डिपो था, अथवा निर्माणकर्ता का डिपो था, तो उसके नियत तिथि के स्टॉक में मौजूद, नियत तिथि से मतलब यहां पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक साथ 17 ही होगी एक तरह से जिस डेट से वो लागू हुआ। तो नियत तिथि के स्टॉक में मौजूद इनपुट्स, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल में शामिल पात्र जमा को इस ईयर में लेने का अधिकारी होगा। ठीक है, मतलब देखिए अगर वो ये कहते हैं ना कि ये जो चीज है ये कहता है कि भाई वो ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो ले सकता है क्या, यानी वो करमुक्त माल के निर्माण में लगा था, वो करमुक्त सेवाएं भी दे रहा था, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले में भी था, वो रजिस्टर्ड इंपोर्टर भी था, वो फर्स्ट सेकंड ट्रेडर भी था, और इसके बावजूद भी उसको इनपुट्स और जो सेमी फिनिश्ड और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसमें शामिल जितनी भी पात्र जमा है उसका उपयोग वो इस ईयर में कर सकेगा, है ना, इसके बावजूद कर सकेगा। लेकिन वो तभी कर सकेगा जब नए कानून में, है ना, नए कानून में या इस कानून में जिसको हम जीएसटी कानून कहते हैं, इसके अंतर्गत वो कर योग्य आपूर्ति में इसका उपयोग हो। राइट, वैसे ऐसे इनपुट्स और माल का उपयोग इस कानून के कर योग्य आपूर्ति में हो। कोई खास बात है नहीं, नॉर्मल सी बात है कि ये सब चीजें जो कि वर्तमान कानून के अंतर्गत तो वो उसकी नहीं मिल रहा था उसको, क्योंकि वो करमुक्त में था, फर्स्ट सेकंड ट्रेडर था, इंपोर्टर था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में था, ये सब चीजें थी, इसलिए उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन वो नए कानून में कहता है कि इन सब चीजों को ला करके काम में रह सकता है, बशर्ते कि नए कानून में जो है वो इन इनपुट्स का उपयोग कर योग्य आपूर्ति में किया जाए, और ऐसा पंजीकृत व्यक्ति इस कानून में भी कर जमा का पात्र हो, इस कानून में भी यानी जीएसटी कानून में भी वो कर जमा का पात्र हो, और ऐसे पंजीकृत अधिकार में बीजक या अन्य कोई ऐसी दस्तावेज हो जो कि वर्तमान कानून के अंतर्गत कर भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हों। ठीक है, और इसके अलावा जो कर बीजक हैं वो नियत तिथि के तुरंत पूरे के 12 माह से ज्यादा पुराने नहीं हो, और सेवाओं का जो आपूर्ति करता है, जो सर्विसेज का जो सप्लायर है, वो इस कानून में आंशिक छूट जिसको अबेटमेंट कहते हैं का पात्र न हो। ये कंडीशंस फॉलो अगर वो करेगा तो वो पुराने कानून में वो योग्य नहीं होते भी योग्य हो जाएगा। जस्ट दिस इज द मेन एस्पेक्ट है,
वो इसका यही है। तो ये 5 बातें अपन ने यहाँ पर देखी कि भाई वो इन कंडीशंस को अगर वो फॉलो करता है तो फिर वो पुरानी में अयोग्य होते हुए भी नई में योग्य हो जाता है। कुल मिला के एक बात ये हुई। और निर्माणकर्ता और सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के अलावा जो, क्योंकि निर्माणकर्ता और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बारे में तो थोड़ी बहुत उसमें अधिसूचनाओं का वो हो गया कि भाई कहीं न कहीं उसको फॉलो करना पड़ता है। अन्य आपूर्तिकर्ता के पास यदि कोई वैध बीजक या दस्तावेज नहीं भी है तो भी वो इसको क्रेडिट है वो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर ले सकते हैं। तो अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई कि भाई इन सब के अंदर अपन ने ये कह दिया कि उसके पास वैध दस्तावेज के उसको वैलिड इनवॉइस उसके पास भी होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तभी वो ले सकता है। अन्य कोई ऐसा दस्तावेज भी होना चाहिए जो बता सके कि उसने टैक्स का भुगतान किया था। तो वो सब चीजें अगर मान लीजिए वो तो केवल निर्माणकर्ता और जो सेवाओं के आपूर्तिकर्ता उस पर ये तो लागू होती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति है तो वो उसके पास में कोई वैध बीजक नहीं है तो भी वो ऐसी स्थिति में उसकी जमा का उपयोग कर सकेगा, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी हों। उसकी शर्त ये, एक मुख्य शर्त ये की होती है कि वो तभी पूरी कर सकता है जबकि वो जिस व्यक्ति को आपूर्ति करेगा उसको आपूर्ति करने वाले मूल्य में कमी करेगा। वो कमी कितनी करेगा कि जितनी वो इनपुट टैक्स लेना चाहता है वो उतनी राशि वो कम कर देगा, आगे उससे जो मूल्य चार्ज करेगा उसके अंदर उसका फायदा उसको देगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा। एक पंजीकृत व्यक्ति जो वर्तमान कानून के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अंतर्गत करयोग्य और करमुक्त मालों के निर्माण में लगा हो, ठीक है, यानी करयुक्त और करमुक्त दोनों प्रकार के मालों के निर्माण में लगा हो, या वित्त अधिनियम 1994 के अंतर्गत करयोग्य और करमुक्त दोनों सेवाओं के अंतर्गत लगा हुआ हो, सेवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ हो, किंतु वो नए कानून में कर के लिए दायी है, तो वह अपनी इस ईयर में निम्न राशियों को लेने का अधिकारी हो जाएगा। बिल्कुल साफ है। पहले वाले में तो दोनों था मतलब पार्टली का काम चल रहा था, लेकिन अब वो पूरा टैक्सेबल की श्रेणी में आ गया। तो ये कहता है कि वो पुराने वाली ACL को इस प्रकार से लेने का अधिकारी हो जाएगा कि यदि उपधारा 1 के अंतर्गत मौजूद कानून के तहत प्रस्तुत विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट, ये अपन ने अभी देखा था कि उपधारा 1 के अंतर्गत वो आगे इनपुट्स की जो आगे सेनवेट लाता है उसके बारे में था। और इसी प्रकार से उपधारा 3 के अंतर्गत भी वो है, वो ये इनपुट्स और सेमी फिनिश्ड और निर्मित माल के स्टॉक में शामिल सेनवेट कर की जमा की राशि है उसको भी वो आगे ला सकता है, तो उसका उपयोग वो कर सकेगा। ये अपन ने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर हुई। तो ये जो 3 वाली जो सेक्शन 3 वाली सब सेक्शन 3 वाली थी, ये जो थे ना डिफरेंट जिनमें पहले वो नहीं था, लेकिन वो बाद में वाले में अगर ये योग्य होता है तो उसका उपयोग वो कर सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत ये बताई गई हैं कि वो भी बाद में वो कर दायी उसके लिए करके लिए दायी हो जाता है, तो वो दो जो है ये सेनवेट इनका वो यूज कर सकता है। दोनों में पहले वाले में तो वही बात है कि भाई जो आगे लाएगी वो जो सेनवेट है वो उसको यूज कर सकेगा विवरणी में, और इसके अंतर्गत जो है वो जो जितने भी उसके इनपुट और सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स के स्टॉक हैं उसमें शामिल सेनवेट की कर की जमा की राशि को भी ले सकेगा। यानी जो सेक्शन सब सेक्शन 3 वाली वही तो है ना जो पुराने वाले में नहीं था, लेकिन वो नए वाले के अंदर अगर वो योग्यताओं को पूरी करता है तो वो ले सकता है। तो वो यहाँ पर भी ये चीज है वो लागू होती है पार्टली के बारे में भी। एक ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को नियत तिथि के बाद प्राप्त इनपुट्स और सेवाओं के संबंध में इस ईयर में नियत तिथि के 30 दिन तक जमा मिल सकेगी, बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता ने वर्तमान कानून के अंतर्गत निर्धारित अवधि में कर जमा करा दिया था और पंजीकृत व्यक्ति ने नियत तिथि के 30 दिन के भीतर उसे लेखा पुस्तकों में दर्ज कर लिया हो। ये 30 दिन की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और जमा लेने और तो यहाँ पर ये सब सेक्शन क्या कहती है, ये सब सेक्शन सीधी सी एक ही बात कहती है कि कई बार जैसे नियत तिथि हुई, मान लीजिए नियत तिथि के बाद में जिस तिथि को वो उसका पुराने से नए में वो एंटर करता है और उसके एंटर करने के बाद में उसके पास में अगर मान लीजिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होती है, तो ये कहता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको वो कहता है कि अगले 30 दिन के भीतर अगर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर देता है और जिसने उसको माल या सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो उसको जो है निर्धारित अवधि में उसने टैक्स का भुगतान कर दिया था, तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में उसको जो है वो उस क्रेडिट है उसका उपयोग वो कर लेने का अधिकारी हो जाएगा।
तो निर्धारित विधि से उसको विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में ये लेने का अधिकारी होगा। और ये 30 दिन की अवधि है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बात ये इतनी सी है कि भाई वो टैक्स जमा करा दिया उसने और इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी एंट्री कर दी हो तो फिर वो लेने का अधिकारी हो जाएगा और उसके निर्धारित विवरणी में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको। एक पंजीकृत व्यक्ति जब किसी वर्तमान कानून के अंतर्गत एक निश्चित दर से कर का भुगतान कर रहा है या एक निश्चित राशि का भुगतान कर रहा है तो फिर वो स्टॉक और उसमें इनपुट्स और चालू में शामिल पत्र कर जमा को इस कानून में ईसीएल में लेने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि, यानी यहां पर वो एक निश्चित दर से कर का भुगतान कर रहा है वर्तमान कानून में या एक लमसम अमाउंट जमा करा रहा है। कोई सी भी स्थिति हो सकती है क्योंकि वर्तमान कानून में ये भी था। पुराने जो वर्तमान कानून का मतलब यहां पर तो पुराने कानून से विद्यमान कानून है तो उसमें एक निश्चित राशि जमा करा करके फ्री हो जाता था, उसमें टैक्स रेट नहीं थी, या एक निश्चित दर से कर जमा करा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो भी जो है वो अपनी इनपुट्स और वो जो नियत तिथि को जो स्टॉक और इनपुट्स और फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस जो भी थी उसके अंदर जितने भी पात्र कर जमा है उसका उपयोग करने का वो अधिकारी हो जाता है ईसीएल के अंदर, बशर्ते कि वो इसका प्रयोग, वही बात है, वो सारी बातें आ जाएंगी कि बशर्ते कि वो कर योग्य आपूर्ति में इसका प्रयोग करता है, वो पंजीकृत व्यक्ति ने इस कानून में जो है वो कंपोजिशन योजना नहीं अपनाई है, यानी जीएसटी में उसने कंपोजिशन योजना को नहीं लिया हो, पंजीकृत व्यक्ति इस कानून में भी कर जमा लेने का पात्र हो और उसके पास में वैध कर बीजक या अन्य कोई दस्तावेज हो और ये दस्तावेज नीति तिथि से 12 महीने से ज्यादा पुराने नहीं हो। तो ये वही वाले जो ऊपर वाले पन्ने में नियम देखे थे उसमें सबसेक्शन 2 के अंदर लगभग वही चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, वही इसके अंतर्गत आ जाती हैं सारी बातें। ठीक है, सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो थी या हर जगह ये चीजें लागू हो जाती हैं कि भाई जहां वर्जित नए कानून में है तो फिर वो चीजें इसमें वो मिलेगी नहीं। अब अपन आते हैं सबसेक्शन 7 क्या कहती है कि ये किस बारे में कहती है। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग हर जो सबसेक्शन है उसका एक मुख्य एजेंडा अलग होता है। जैसे सबसेक्शन 6 का यहाँ पर ये सीधी बात है कि वर्तमान कानून में जो फिक्स रेट से या एक फिक्स राशि की जमा करा रहे थे अब वो फिर उनकी जो कर जमा होती है उसका भी वो उपयोग कर सकेंगी। ठीक है, तो वो उससे समझी थी। ऐसे जैसे 7वां वाले में क्या कहता है कि वो अगर वो आईएसडी से रिलेटेड आ गया है, अब आईएसडी जो होता है उसको जो उसकी सर्विसेज होती हैं वो कई बार क्या होता है कि नियत तिथि के बाद में उसको प्राप्त होती है। तो ये कहता है कि अगर उसको सर्विसेज नियत तिथि के बाद में भी प्राप्त हुई है तो ये अपनी इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो। तो ये कहता है कि यदि नियत तिथि के से पूर्व प्राप्त सेवाओं की कर जमा को वितरित करने का अधिकारी है चाहे उसे बीजक नियत तिथि को या बाद में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जी पुराने वाली जितनी भी उसकी नियत तिथि से पहले की जो सेवाएं उसको मिली हैं प्राप्त सेवाएं उनकी कर जमा को वितरित करने का अधिकारी है चाहे बीजक उसे बाद में प्राप्त हुआ हो। सेवाएं नहीं, सेवाएं तो पहले ही प्राप्त होनी चाहिए, सेवाएं तो पुरानी ही सेवाएं थी वो प्राप्त थी तभी तो उसकी कर जमा को आगे लाएगा। नए के अंदर तो जब बाद में की बात है वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रांजिशनल हुआ ही नहीं ना। तो अगर उस नियत तिथि से पहले कोई सेवा है प्राप्त हुई भी तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले की हो गई, अब उसको ये आगे ला सकता है और उसको उपयोग कर सकता है चाहे उसको बीजक बाद में प्राप्त क्यों नहीं हुआ हो, नियत तिथि के बाद में क्यों नहीं प्राप्त हुआ हो। तो ये आईएसडी के बारे में है। और एक पंजीकृत व्यक्ति जिसने विद्यमान कानून में पंजीकरण करा रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, वो इस अधिनियम में पंजीकरण कराता है तो नियत तिथि से तुरंत पूर्व की अवधि संबंधी विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट की जमा की स्वीकृति उसे दी जा सकेगी। इस अधिनियम में पंजीकरण कराता है तो नियत तिथि से तुरंत पूर्व की अवधि संबंधी विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट की जमा की, ये तो अपने ऊपर दे किसके, ये बात तो क्लियर है भाई, पहले भी दे चुकी है अपन ऊपर। किंतु यदि ऐसी विवरणी को नियत तिथि से तुरंत पूर्व की अवधि संबंधी विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट की जमा की स्वीकृति दी जा सकेगी। ऐसी विवरणी को नियत तिथि से तुरंत पूर्व की, हाँ अब ये क्या कहता है कि ये जो ऐसी विवरणी है उसको नियत तिथि से तुरंत पूर्व की अवधि से संबंधित विवरणी में आगे लाएगी सेनवेट की जमा की स्वीकृति दी जा सकेगी।
किंतु यदि ऐसी विवरणी को नियत तिथि से 3 माह के भीतर प्रस्तुत करता है, ठीक है, तुरंत पूर्व की अवधि से संबंधित विवरणी में आगे लाई गई सेनवेट की जमा की स्वीकृति की जा सकेगी। किंतु यदि इस प्रकार की जो विवरणी है वो नियत तिथि से 3 माह के भीतर प्रस्तुत करता है तो जमा इस शर्त पर मिलती है कि पहले दावा की गई जमा को कम कर दिया गया है। पहले दावा की गई जमा को कम कर दिया गया है। अब वो तो निश्चित रूप से वो 3 महीने वाली शर्त है कि विवरणी 3 महीने के बाद प्रस्तुत करता है तो फिर वो कहता है कि भी उसमें जमा को कम कर दिया जाएगा, जमा को कम कर दिया जाएगा। यदि इस अधिनियम में यह जमा स्वीकृत नहीं है, इस अधिनियम मतलब जीएसटी अधिनियम में यह जमा स्वीकृत नहीं तो पंजीकृत व्यक्ति जमा नहीं ले सकेगा। साथ ही ऐसी जमा किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है जिसका वही पैन है जो कि विद्यमान कानून में पंजीकरण के समय था। ये कोई जरूरी नहीं है कि भी पर्टिकुलर किसी पर्सन को, ये कहता है कि जिसके नाम से वर्तमान में पैन जारी हुआ था, जिसका पंजीकरण दिया हुआ है वर्तमान कानून में, उसको वो ट्रांसफर हो जाएगी। जिसका वर्तमान कानून के अंतर्गत पैन नंबर है और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, उस व्यक्ति को नए कानून के अंतर्गत भी यह जमा उपलब्ध हो जाएगी, तो पंजीकृत जमा नहीं ले सकेगा। साथ ही ऐसी जमा किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है जिसका कि वर्तमान कानून के अंतर्गत को पैन और प्रमाण पत्र लिया हुआ है। तो ये चीजें जो हैं वो ये स्पष्ट कहती हैं कि ये बात लगभग मतलब अपनी वही बात आई कि वो, लेकिन इसमें ये 3 महीने वाली ये कंडीशन डाली कि भी वो बाद में भी इसकी जमा की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, लेकिन वो कम हो जाएगी 3 महीने के बाद में भी। और ये इसमें विवरणी प्रस्तुत करने वाली बात है कि वो विवरणी के अंदर उसको आगे लाया हो तो उसको ये छूट मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें ये कहता है 3 महीने के भीतर भी विवरणी देता है तो उसको छूट मिल जाएगी, लेकिन वो कम करनी पड़ेगी। यदि विद्यमान कानून में इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट जमा प्राप्त की गई थी, ठीक है, वो तो होती थी पूरा, किंतु 3 माह तक का भुगतान न करने के कारण वापस कर दिया हो, 3 माह तक भुगतान नहीं करने के कारण वापस कर दिया। यदि विद्यमान कानून में इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट जमा प्राप्त की गई थी किंतु 3 माह तक भुगतान का मतलब यहां पर क्या है, प्रतिफल के भुगतान का है, भुगतान के कारण ये वापस कर दिया गया हो तो ये जमा इस शर्त के साथ पुनः प्राप्त की जा सकती है कि पंजीकृत व्यक्ति ने नियत तिथि के 3 माह की अवधि के भीतर सेवाओं के प्रतिफल का भुगतान कर दिया हो। क्लियर? ये बात इस तरीके से आप समझें कि जैसे वर्तमान में कोई कानून है, विद्यमान कानून है, यानी पहले से जीएसटी से पहले का कानून है, और इस कानून के अंतर्गत क्या हुआ कि उसने 3 महीने के भीतर प्रतिफल का भुगतान नहीं किया तो वो जो ली गई थी ना इनपुट क्रेडिट है, क्योंकि इनपुट क्रेडिट तो उसने जो ही उसने माल खरीदा टैक्स चुकाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली सीएल के अंदर, लेकिन उसने 3 महीने तक प्रतिफल का भुगतान नहीं किया तो वो जो उसकी आईटीसी ली हुई थी वो वापिस हो गई। अब ये कहता है कि वो नए कानून के अंतर्गत पंजीकरण के बाद उस ली गई जो आईटीसी को वो वापस ले सकता है, बशर्ते कि वो नियत तिथि के 3 महीने के भीतर में उसको वापस क्रय प्रतिफल का भुगतान कर देता है। भुगतान कर देगा तो एलिजिबल हो जाएगा। नियत तिथि के 3 माह के भीतर अगर ऐसा कर देता है तो फिर से एलिजिबल हो जाएगा। ये इसका मतलब है कुल मिलाकर के, तो नियत तिथि के 3 माह की अवधि के भीतर ही अगर प्रतिफल का भुगतान कर देता है तो वो पुनः उसके लिए एलिजिबल हो जाता है सेनवेट के लिए। तो ये जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में पूरी बातें आ गई ट्रांजिशनल फेज की कि पहले क्या होता था, किस कंडीशन में उसको नहीं मिलती थी, नई कंडीशन में उसको मिलेगी, पहले मिलती थी, नई किस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगी, कब वो ट्रांसफर कर सकता है, कब वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कैपिटल गुड्स के बारे में क्या था, इनपुट्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के बारे में क्या था, ये प्रमाण पत्रों के बारे में क्या था, ये सब चीजें सारी कंडीशंस जो हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, ट्रांसफर के बारे में सेक्शन 140 के अंतर्गत दी गई हैं। इन सभी सेक्शंस के अंतर्गत, ये 9 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको ये पूरा समझा दिया गया है। ये सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 से लेकर के और 9 तक की आपको सारी चीजें आपको अच्छी तरह से ढंग से पढ़ करके समझनी है। केवल इतना ध्यान रखना है, अगर आपको पूरी बातें को एक मोटे मोटे तौर पर ये समझ में आ गई तो फिर आपको ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पॉइंट्स के अंतर्गत देनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संक्रमणकालीन प्रावधान होते क्या हैं,
फिर उसके अंतर्गत 139 में क्या आता है और 140 में क्या आता है। 139 के अंदर तो केवल प्रमाण पत्र के संबंध में बातें दी हुई हैं, 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं जो, और 140 के अंतर्गत आपको टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पुराने वाली जो थी उसको नई के अंदर ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाता है, इसके संबंध में जो है वो सब सेक्शन 1 से लेकर के 9 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अपना ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस का एक छोटा सा चैप्टर था जो कि अपना आज इसको कंप्लीट कर दिया। थैंक्स वेरी मच।